आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है और एक आपके आला क़यादत सारी A to Z मिट गई है। मतलब 6 अब आपके आर्मी चीफ, उनके नीचे जो कमांड है वो गए, प्रेसिडेंट गए, साइंटिस्ट गए, पीछे मुझे बताएं क्या रह गया। फिर आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी रहायशगाह पे अटैक हो रहा है। व्हाट इज़ दिस? पाकिस्तान ने भी ये फेस देखा है। इंडिया डेफिनेटली गद्दार है, वहाँ पे रॉ ऑपरेट कर रही है। रॉ वहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि गवादर लेवल का प्रोजेक्ट है जहाँ पे हज़ारों इंडियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। जैसे हमारा ग्वादर पोर्ट है, इस तरह से पोर्ट लगाया जा रहा है और बाउंड्री से 60 किलोमीटर दूर सिर्फ, ठीक है। उसमें प्रॉपरली उनका आना जाना है, रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ हेल्प आउट कर रही है। ये जो पहला अटैक हुआ है इसराइल का, वो इसराइल ने ईरान के अंदर बैठ के ईरान पे अटैक किया है। इसमें कोई शक नहीं है। आप हालात देख लें, पाकिस्तान इंडिया के हालात देख लें आप, उसके बाद ये अब इसराइल और ये देख लें यूक्रेन, और जो दूसरा रशिया का आप देख लें। उन्होंने अभी रिसेंटली रशिया का पूरा एक हवाई अड्डा उड़ा दिया है। ये सारी जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी मजबूत होनी चाहिए, आपका डिफेंस मजबूत होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मजबूत होनी चाहिए। तो ये है कि उनके बहुत सी कमियां थी, मगर ये है कि चीज़ें ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। इससे बड़ा आपका क्या नुकसान हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्म साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया जा रहा है। तो इंडिया ने ये गद्दारी का रोल प्ले किया है प्रॉपरली, और इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। साल 2025 की बात करेंगे कि भाई मुझे लग रहा है कि जैसे हर कोई अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको चेक कर रहा है कि किसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा अच्छा अटैक कर सकता है, कौन ज्यादा अच्छा रिटेलिएट कर सकता है। अगर हम लोग पहले रशिया यूक्रेन की बात करें, उधर वॉर छुड़ती दिखाई दे रही है, फिर इंडो पाक वॉर की बात कर लें आप लोग, फिर बात करेंगे अब ईरान और इसराइल की कि भाई जिस तरह से ईरान और इसराइल आपस में लगे हुए हैं, लग रहा था कि इसराइल जीतेगा, लेकिन यहाँ पर भी ईरान बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कह लें कि इसराइल ने उनकी न्यूक्लियर जगह को अटैक किया, वहीं पर हम लोग बात करेंगे ईरान ने भाई 150 का बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो दागे इसराइल के ऊपर, उनका जो डोम था उसको टोटली तहस-नहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमन में खित्ते में अमन होना चाहिए। यहाँ से पाकिस्तानी पीएम ने ट्वीट किया कि भाई हम सख्त मजम्मत करते हैं कि इसराइल जो ईरान पर अटैक कर रहा है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है ईरान और इसराइल की जंग को लेकर, और जो लोग खित्ते में अमन चाहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसराइल ने अटैक किया है ईरान की सवारनी पे। सेकेंडली न्यूक्लियर पावर वो बनना चाहता है तो उसे बनने दिया जाए। हम बीइंग मुस्लिम ईरान को सपोर्ट करते हैं, 100% सपोर्ट करते हैं। बाकी ये वन साइडेड वॉर नज़र आ रही थी कि इसराइल ने अटैक किया और बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ। एक प्रेसिडेंट का जो है वो शहीद हो जाना और एक आर्मी चीफ का शहीद हो जाना, इससे बड़ा लॉस किसी भी कंट्री के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद उनके साइंटिस्ट शहीद हो गए। तो इसराइल ने बड़ी ज़बरदस्त, मैं उन्हें कहूँगा कि कामयाबी मिली उनको। मगर ऐसा है कि ईरान ने जो F-35 अमेरिकन F-35 गिराए हैं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी आधा घंटा पहले की अपडेट आपको बता दूं कि तीसरा F-35 दुनिया का सबसे महंगा जंगी जहाज़, अगर हम आम अल्फाज में उसको कहें तो, जो कि अमेरिका ने बनाया है, उसे कहा जाता है कि ये तो नज़र ही नहीं आता, इसको गिराना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी है। पहला जहाज़ गिराया और अब ये 3 हो चुके हैं। सेकेंडली अब जैसे हमारा GHQ है, अगर GHQ पे कोई बंदा अटैक कर देता है, कोई मुल्क अटैक कर देता है, तो ये हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर होगा। अब इसी तरह करेयान जो कि इसराइली हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया, कामयाब अटैक किया ईरान ने। और इससे बड़ी क्या कामयाबी हो सकती है कि फॉक्स न्यूज़ में दिखाया गया लाइव, जो कि रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ से रिपोर्टिंग ही नहीं करने दी जा रही। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है और इसराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। मगर एक अजीब चीज़ जो सामने आ रही है, तो दोनों ही बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ईरान भी बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने कहा कि हम किसी भी तरह ये लड़ाई को ख़त्म नहीं अब होने देंगे। इन्होंने हमें घर घुस के हमारे पे अटैक किया है, तो हम भी इन पे प्रॉपरली अटैक करेंगे और अब हमारी मर्जी से वॉर रुकेगी। और उससे भी बड़ी बात कि ईरान ने अलल ऐलान, जो है ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अलल ऐलान ये बात की है कि ट्रंप कौन होता है हमारे से बात करने वाला, ट्रंप कौन होता है हमारे से जंग रखवाने वाला। तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं ईरान वाले भी। और हेडक्वार्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई जगह नहीं होती जहाँ पे आपकी फोर्सेस बैठी होती हैं, वो उनका एयरफोर्स का, नेवी का हेडक्वार्टर था। तो इसके लिए लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ईरान। सेकेंडली ईरान को इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के साथ बड़े बड़े मंसूबे लगाए जा रहे हैं। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक
गवादर लेवल के मंसूबे कर रहे हैं वो। तो इंडियन लोगों ने अभी ट्वीट हमारे सामने आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों की जो है शहादत ऐसे नहीं होती है। आर्मी चीफ की शहादत हो जाना, प्रेसिडेंट की शहादत हो जाना, एग्जैक्टली जिस जगह पे बैठे हैं उसी रूम पे अटैक हुआ है। मतलब अगर 4th फ्लोर बिल्डिंग है और वो 4th फ्लोर में बाहर विंडो पे बैठे हुए हैं, विंडो वाले रूम में, तो उसी जगह पे अटैक हुआ है। ना कि पूरी, अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीक होती है तो वो पूरी बिल्डिंग उसको उड़ा देते, मगर इतनी एग्जैक्ट थी। तो ये गद्दारी कौन कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत ईमानदार शख्सियत हैं, मगर यहाँ पे कौन गद्दारी कर रहा है? इससे बड़ा आपका क्या नुकसान हो सकता है कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्रेसिडेंट, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर्म साइंसिस्ट की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया जा रहा है। तो इंडिया ने ये गद्दारी का रोल प्ले किया है प्रॉपरली, और इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया है। और कह रहे हैं कि इंडिया ने गद्दारी का रोल प्ले किया। कैसे गद्दारी का रोल प्ले किया है? जबकि देखा जाए, ठीक है, इंडो पाक वॉर हुई, वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान आ गया, टर्की आ गया, ईरान आ गया, उसने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दिया, चाइना ने भी दिया। इंडिया के साथ इजराइल खड़ा था, उसके बाद रशिया नजर आता है। इजराइल और इंडिया की डेफिनेटली अच्छी बनती है। अभी रिसेंटली नेतन्याहू ने कॉल किया है पीएम ऑफ इंडिया को, और उसने बोला कि अब मैं आगे क्या करूं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि भाई लड़ाई कुछ नहीं करनी है, आपने अपने डिफेंस के लिए भी लड़ा है, तो मैं उस पर आपका साथ नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो खित्ता है उसमें अमन होना चाहिए और अमन ही रहना चाहिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है कि इंडिया गद्दार है? इंडिया डेफिनेटली गद्दार है। वहाँ पे रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ वहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियंस काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि गवादर लेवल का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे हज़ारों इंडियंस जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं। जैसे हमारा गवादर पोर्ट है, इस तरह से पोर्ट लगाया जा रहा है और बाउंड्री से 60 किलोमीटर दूर सिर्फ, ठीक है। उसमें प्रॉपरली उनका आना जाना है, रॉ ऑपरेट कर रही है, रॉ हेल्प आउट कर रही है। ये जो पहला अटैक हुआ है इसराइल का, वो इसराइल ने ईरान के अंदर बैठ के ईरान पे अटैक किया है। तो डेफिनेटली मुसाद ने, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है ईरान की, और रॉ ने, इन्होंने मिलकर काम किया। बहुत भारी नुकसान देखें पाकिस्तान के अंदर से, अगर पाकिस्तान पे अटैक हो रहा है तो हम उन्हीं लोगों को देखेंगे जो लोग बड़ी तादाद में पाकिस्तान में हैं। मगर ओपनली डेफिनेटली इंडिया जो है वो अपना मफाद देखता है, और इसराइल एक डेफिनेटली पूरी दुनिया को वो चला रहे हैं। अगर अमेरिका उनका इतना बड़ा हामी है, इंडिया को इन चीज़ों की तकलीफ है। इंडिया एक हिंदू मुल्क है जिसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की है, वो कभी भी मुसलमान को सपोर्ट नहीं करेगा। मगर इस टाइम एक पॉजिटिव चीज़ ये देखने में आ रही है कि जो नेतन्याहू ने कहा है कि ये F-35 जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं है इनके पास, कि इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि ये ईरान गिरा ले, तो इसकी मदद कोई और मुल्क कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन और एक सवाल मैं करना चाहूँगी, अपने इंटेलिजेंस की बात किया कि रिसेंटली 73 जो रॉ के एजेंट्स हैं वो ईरान में पकड़े गए हैं। तो जो एजेंट्स पहले वहाँ पर मौजूद थे, तो इट मीन्स कि जो ईरान की इंटेलिजेंस है क्या वो इतनी मजबूत नहीं है कि उनको पहले से पता हो कि भाई यहाँ पर ये एजेंट्स मौजूद हैं और ये कुछ ना कुछ करेंगे मोसाद के साथ मिलकर? आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है, और एक आपके आला क़यादत सारी A to Z मिट गई है। मतलब 6, अब आपके आर्मी चीफ, उनके नीचे जो कमांड है वो गए, प्रेसिडेंट गए, साइंटिस्ट गए, पीछे मुझे बताएं क्या रह गया। फिर आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी रहायशगाह पे अटैक हो रहा है। व्हाट इज़ दिस? पाकिस्तान ने भी ये फेस देखा है, अल्लाह का शुक्र हमने हैंडल किया उसको प्रॉपरली, और उसका प्रॉपरली जवाब दिया। अब जिस तरह से इनके पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, वो अटैक कर रहे थे, अंदर बैठ के अटैक कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि ड्रोन कैसे अंदर आ गए, इतने बड़े बड़े हथियार कैसे ईरान के अंदर कैसे दाखिल हो गए? वो वीडियो ईरान की खामियां हुई ना कि आपको अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि हर मुल्क के पास अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मौजूद है, उनको पता है हमने कहाँ पर यूटिलाइज करना है। आप बांग्लादेश में देख लें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI इन्वॉल्व होती है, उनके रेडिकल्स, उनके स्लीपर सेल्स वहाँ पर नजर आते हैं। ईरान की बात आज कह रहे हैं कि रॉ के स्लीपर सेल्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसराइल की बात कर लें, इसराइल में CIA के स्लीपर सेल्स, मतलब हर जगह पर आपको एजेंसी के बंदे नजर आते हैं। तो फिर आपकी जो एजेंसी है उसके पास पीपल समटाइम्स सुनने में आ जाए कि ISI नंबर 1 एजेंसी है दुनिया की, ठीक है, वो अच्छा टैकल करती है, अच्छा इंटरमीडिएट करती है हर चीज़ के बीच में। बट राइट नाउ अगर रॉ की बात की जाए तो हर जगह पर रॉ की इन्वॉल्वमेंट आपको ही लगता है थोड़ी बात खटकती है इस चीज़ को लेकर? इसमें कोई शक नहीं है, वीकनेस है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि ईरान बहुत वीक था, मगर ये है कि उसने सारे दोस्त ममालिक से बात की। ईरान की यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसका जो मिसाइल है वो 4 मुल्कों से गुजर के और
इसराइल के हेडक्वार्टर में जाके गिरा है। ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है, उनकी वीकनेसेस हैं, मगर आयरन डोम जिसकी धूम थी पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, वो किधर है इसराइल का डिफेंस सिस्टम? वो अब नाकाम हो चुका है और प्रॉपरली ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हेल विद ट्रम्प, हेल विद इसराइल, हम प्रॉपरली उसका जवाब देंगे और वॉर को ख़त्म नहीं होने देंगे। इट मीन्स कि अब उनके पास बैकअप प्लान है। इसराइल ने अच्छा खेल खेला और उनको ईरान को अच्छा नचाया। जंग अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में शुरू हो चुकी है तो कहीं वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले, इसमें कोई शक नहीं है। आप हालात देख लें, पाकिस्तान इंडिया के हालात देख लें, आप उसके बाद ये अब इसराइल और ये देख लें, यूक्रेन और दूसरा रशिया का आप देख लें। उन्होंने अभी रिसेंटली रशिया का पूरा एक हवाई अड्डा उड़ा दिया है। ये सारी जो है, इसीलिए कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी मजबूत होनी चाहिए, आपका डिफेंस मजबूत होना चाहिए, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मजबूत होनी चाहिए। तो ये है कि उनके बहुत सी कमियां थी, मगर ये है कि चीज़ें ये वर्ल्ड वॉर से कम नहीं है। ये नुकसान कौन भरेगा? इस तरह नुकसान सिविलियंस का नुकसान हो रहा है, जानो माल का नुकसान हो रहा है, आपकी इकोनॉमीज बर्बाद हो रही हैं। तो जंग कहाँ लेकर जा रही है सारे मुल्कों को? जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। अभी रिसेंटली कह लें कि ईरान के एक बाशिंदे ने इंटरव्यू में कहा कि भाई द रियलिटी इज़ बेटर। जब रियलिटी सामने आएगी तो वो इतनी हार्श होगी कि बर्दाश्त नहीं होगी किसी से। देखें, अभी फ़िलहाल तो नुकसान का पता ही नहीं लगा कि कितना नुकसान हुआ है। सेकेंडली, कुरान पाक में एक चीज़ वाज़ेह है कि यहूदी ये कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते, मुसलमान का भाई है। और ये कुरान पाक में एक चीज़ वाज़ेह है, इन द एंड मुस्लिम्स को ही बर्तरी मिलनी है। इन द एंड इंशाल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ही नारा पूरी दुनिया में गूंजेगा। इन यहूदियों को, इन लोगों को समझ नहीं लगती है इस बात की। आपके सामने रहा इंडिया ने क्या कुछ किया, और 2 से 3 दिन अटैक होते रहे, और हम बड़े आप कह लें कि डिसार्ट दे के क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा। मगर ये वॉर स्ट्रेटजीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस एक अगर पाकिस्तान से वॉर हो रही है तो इससे सराउंडिंग एरिया में जितने भी आपके नेबर्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं, या एज अ वेपन आपके साथ यूज़ होते हैं, या फिर वो आपका वेपन बनते हैं। ऐसा नहीं, मतलब बहुत कम नज़र आ रहा है चीज़ों में कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री चुप करके बैठे। इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है। जो भी हमारा दोस्त होगा, पाकिस्तान का दोस्त होगा, वो ज़रूर उसके खिलाफ जाएगा। आखिरी सवाल आपसे करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो इजराइल है वो ईरान के थ्रू पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। नेतन्याहू ने ओपनली, आपने सुना होगा, वो खातून इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो गलती हमारे से पहले हुई हिस्ट्री में कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने दिया, ये अब हम दोबारा गलती नहीं होने देंगे। उनका असल टारगेट जो है, हमारे बुजुर्ग थे इसरार साहब, उन्होंने भी ये बात की थी और सालों पहले की थी कि इसराइल का असल टारगेट पाकिस्तान है। अभी ईरान की ये वॉर नहीं है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू माय माइंड, माय पर्सनल परसेप्शन, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये एक्चुअली वॉर जो है ये पाकिस्तान की है। और वज़ीर दिफा ने बड़ा अच्छा बयान दिया, हमने ओपनली सपोर्ट किया। फिर यूएनओ में हमारे एम्बेसडर ने बड़ा ओपनली सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह ताला वो मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, जहाँ ज़रूरत होगी मुसलमान की वो ज़रूर जाएगा, और तमाम मुसलमान ममालिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर ईरान की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है मुस्लिम ममालिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहा है इस इसराइल और ईरान की जंग में। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है इसराइल के ऊपर, एक सोचने वाली बात है। और आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।